मैं हूं अलीना शिगरी। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने बाज़ाब्ता तौर पर रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया। इन ममालिक ने दो रियासती हल, गजा में जंग बंदी, यरगमालियों की रिहाई और फ़लस्तीनी अथॉरिटी के इस्लाहात के तनाजुर में अपने अपने ऐलानात किए। ताहम इजरायली वज़ीर आज़म ने इस फैसले को दहशतगर्दी का इनाम करार देकर मुस्तरद किया, जबकि हमास ने इस फैसले का खैर मकदम करते हुए मुतालबा किया कि यह अमल महज नुमाइशी नहीं होना चाहिए, अमली इकदाम किए जाएं ताकि गजा में जंग बंदी हो और इसराइल को मगरबी किनारा हड़प करने से रोका जा सके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सयूनियत की सहूलतकारी में इस कदर आगे बढ़ चुके हैं कि अपने ही इत्तेहादी ममालिक को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहते हैं कि फ़लस्तीन करके इन ममालिक ने हमास को नवाजा है, मैं इनका हिस्सा नहीं बनूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80th इजलास में शिरकत करेंगे। जनरल असम्बली इजलास में शिरकत से कबल अमरीकी दौरे के शेड्यूल में IMF और वर्ल्ड बैंक के सदूर समेत चीनी हम मनसब से मुलाकात तय है। ताहम अहम तरीन मुलाकात अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मदऊ किए जाने पर कल होगी, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत सऊदी अरब, कतर, तुर्की, UAE, इंडोनेशिया और मिस्र के रहनुमा भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म दीगर आलमी रहनुमाओं के साथ मुतादिद कलीदी इजलासों में भी शरीक होंगे, जिनमें सऊदी अरब और फ्रांस की मुश्तरका सदारत में मुनक्किद होने वाली वो कॉन्फ्रेंस भी शामिल है जिसका मकसद फ़लस्तीन के मसले का पुरअमन हल और दो रियासती फॉर्मूले पर अमल दरामद है। इससे कबल शहबाज शरीफ साहब ने लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानी को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि अदर सोने और जवाहरात से भी बढ़कर है, आप हमारे हकीकी सफीर हैं। माशी और सियासी तौर पर पाकिस्तान का दिफा करने पर मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। जहां एक तरफ आलमी सतह पर पाकिस्तान को पजीराई मिल रही है, वहीं डोमेस्टिक फ्रंट पर सियासत, सहाफत, इंसाफ और खेल सभी अंधेर नगरी का शिकार नजर आते हैं। कौमी खेल हॉकी के बाद क्रिकेट भी ज़बूहाली का शिकार है। जिस दहशतगर्दी को वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब एक SHO की मार बताते थे, आज वो नासूर पूरे मुल्क को लपेट में लिए हुए है। फौजी जवान रोजाना जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। जियारत में असिस्टेंट कमिश्नर को बेटे समेत 2 माह अगवा रख कर कत्ल कर दिया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में भी दहशतगर्दी और ऑपरेशन को लेकर सूरत हाल खराब से खराब होती जा रही है। जजेस और वकला के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक के बायस बार काउंसिल्स एहतजाज की तरफ जा रही हैं। सहाफ़ी, पुलिस और FIA के रवैये से सख्त नाला है। अपोजिशन रहनुमा नाअहल हो चुके हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के जो MPs हैं वो कल अडियाला जेल के बाहर अवामी असेंबली लगाने का ऐलान कर चुके हैं। मुनसिफ खुद इंसाफ के लिए दरबदर हैं और ऐसे हालात में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की दरख्वास्त ये एतराज लगाकर वापस कर देते हैं कि ये जाती रंजिश पर मबनी है। आर्टिकल 184(3) के तहत मफाद आमा या बुनियादी हुकूक की वजाहत नहीं की गई। नहीं बताया गया कि कौन सा मफाद आमा का सवाल है, ये भी नहीं बताया कि कौन सी बुनियादी हुकूक मुतासिर हुए। लेकिन खुद रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं बताया कि उन्हें ये इल्म कैसे हो गया कि दरख्वास्त दायर करते हुए मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के दिल में कौन सी वो जाती रंजिश मौजूद थी। मौजूदा सूल पर रुकने कौमी असेंबली शेर अफजल मरवत साहब का कहना है कि आम आदमी सोचेगा कि जब हाई कोर्ट का जज बेबस है तो हमें क्या इंसाफ मिलेगा। सिर्फ हाई कोर्ट की कारकर्दगी का सवाल नहीं है, बल्कि ये अदलिया के वकार का सवाल है। वो तमाम लिटिगेंट जो अदालतों में जाएंगे वो ये सोचेंगे कि हाई कोर्ट इतनी बेबस है, 5 जज साहबान इतने बेबस हैं, तो ये अदलिया खाक एक आम आदमी को जो है इंसाफ दिलाएगी। जहां जजेस खुद इंसाफ के मुतलाशी बन जाएं तो ऐसे में साइल निज़ाम इंसाफ से क्या तवक्को रखेगा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकबर राजा साहब ने इंकशाफ किया कि जब हमारे देरीना कारकुन कासिम खोकर की लाश वुरसा के हवाले की गई तो उसको हथकड़ी लगी हुई थी। हमारे दोस्त कासिम खोकर की 3 दिन पहले वफात हुई जेल में, लाश हथकड़ियों में वुरसा के हवाले की गई। आज मेरे साथ ये जो बीबियां खड़ी हैं, जो बच्चे खड़े हैं, जो भाई खड़े हैं, ये सब फरियाद कर रहे हैं। लेकिन हमारे हुक्मरानों की तरफ से हमें बताया जाता है कि सब अच्छा है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा तवातर से ऐसे बयानात देती आ रही हैं जो 90 की दिहाई की सियासत से उनको विरासत में मिले हैं। सन 2000 के बाद पैदा होने वाली जेनजी को फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सी सड़क बना ली। जेनजी टैक्स के पैसे का हिसाब मांगती है। वो सवाल करती है कि हमारे बुनियादी हुकूक क्यों मुतासिर हैं। जेनजी की तरजीहात इंटरनेट की रफ्तार से शुरू होकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फवायद पर खत्म होती है, लेकिन इस हकीकत से नाफहम है। साहिवाल में खिताब करते हुए वजीर आला पंजाब क्या कह रही थी आज, आइए आपको सुनवाते हैं।
हालिया सैलाब में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के दौर में बनाई गई मुल्तान सक्कर M5 मोटरवे जलालपुर पीरवाला के मकाम पर सैलाबी रेले में बह गई थी। बिल्कुल उसी तरह इस्लामाबाद में बनाई गई सड़कें और अंडरपासेस एक बारिश की नजर हो जाते हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खकन अब्बासी साहब हमारे ही प्रोग्राम कर रहे थे कि इन सड़कों पर जो लागत आती है वो दुबई में बनाई जाने वाली सड़कों से भी ज्यादा है, जिनकी लाइफ टाइम गारंटी होती है। जिस हद पे करप्शन आप पहुंच गए आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इस्लामाबाद में सड़क दुबई से महंगी बनती है और चलती नहीं है और फिर बैठ जाती 4 महीने नहीं चलती। हमें इस वक्त पैनल में ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वजीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हमारे साथ ऑपोजिशन से मौजूद है बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब, रुकने कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, गुफ्तगू का आगाज लाइक आई मेंशन्ड जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो डिफेंस पैक्ट है उस पर फाइनली पार्लियामेंट को अब एतमाद में लिया जाएगा। ये जो ऑब्जेक्शन रेज हो रहा था एट होम, पीपल्स पार्टी आपके इत्तेहादी भी रेस कर रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गर्चे थोड़ा देर से ही सही लेकिन उन्होंने बहरहाल इस इकदाम को ही वेलकम किया है और इस दिफाई मुआहदे पर बड़ा पॉजिटिव उनका रद्द अमल था। लेकिन ये पहले नहीं ले लेना चाहिए था पार्लियामेंट को एतमाद में सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए बात यह है कि दिस इज़ नॉट समथिंग दैट्स न्यू। हाँ, इन राइटिंग जो है बाय वे ऑफ एन एग्रीमेंट जो है वो बिल्कुल ये पहली दफ़ा हुआ है, लेकिन इससे पहले आपको याद होगा जो डेकेड से हमारी एक कोऑपरेशन चल रही है, डिफेंस कोऑपरेशन, सिक्योरिटी कोऑपरेशन ऑन वेरियस फ्रंट्स और वेरियस लेवल्स पे, तो ये तो कोई नई बात नहीं है और हर हुकूमत जो है वो उसको उसी तरह जारी और सारी रखे हुए थी। आपको याद होगा कि इससे पहले भी थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव मैं ज़रूर आपको दूंगा। इसमें जो सीज ऑफ मक्का थी 1979 के टाइम पे, तो उस वक्त भी हमारे जो इदारे हैं बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान ने भी और इदारों ने उस वक्त भी मदद की, डिफेंस कोऑपरेशन उस वक्त भी थी और तमाम तर मामले पे आगे बात बढ़ाते हुए जो दहाइयों से हमारी एक कोऑपरेशन चल रही है उसको फॉर्मलाइज किया गया है, उसको फर्दर सोलिडिफाई किया गया है, उसको फर्दर स्ट्रेंथन किया गया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा एतराज़ किसी एक सियासी जमात को हो सकता है। जी बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब, मैं क्विकली आपका भी रिस्पॉन्स पे चाहूंगी। फुली सपोर्टिव ऑफ द डिफेंस पैक्ट और अब जो पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लेने की बात है? हाँ, बेसिकली तो जी देखें जिस तरह का एग्रीमेंट है ये डिफेंस से ज्यादा स्ट्रेटेजिक भी है, स्ट्रेटेजिक इन नेचर है और डिफेंस से बढ़ के देखें ये प्रीवियस एग्रीमेंट से बढ़ के है इन अ सेंस कि प्रीवियसली तो हम बात कर रहे थे कि हरमैन शरीफैन की बुनियादी तौर पे हिफाजत की जिम्मेदारी ली हुई थी। अब ओवरऑल हम क्या इस एग्रीमेंट के बाद देख रहे हैं, जो अब तक जो डिटेल्स आई हैं कि जो पाकिस्तान का एनिमी होगा वो सऊदी अरेबिया का एनिमी होगा और जो सऊदी अरेबिया का एनिमी वो तस्वुर किया जाएगा पाकिस्तान का एनिमी। अगर इस सेंस में है तो बेसिकली तो ये एक किस्म की मिनी नेटो इन मेकिंग है जो इस्लामिक फ्रंट पे। तो इसके लिए इसकी डिटेल्स को वेल क्राफ्टेड होना चाहिए, वेल डिजाइंड होना चाहिए और देखें इन अ वे आप देखें कि ये पैक्ट कौन कर रहा है। पाकिस्तान को एक मिलिट्री माइट सिर्फ नहीं है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री भी है। तो आपने एक किस्म का न्यूक्लियर कवर भी सऊदी अरेबिया को दे दिया है। तो एक बहुत बड़ी डील आपने भी दी है अपने एंड से और जाहिर बात है कि मुस्लिम वर्ल्ड को एक करीब इसके लिए बहुत सारे और चीजों पे भी आपको टाइम के साथ सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से देखें कि इंडिया आप के साथ गाय बगाए शैतानियां करता रहता है, मई में उसने किया है। इन द लॉन्ग रन अगर मई के बाद अगर कोई आपके साथ इंडिया के साथ कन्फ्रंटेशन हो जाती है, कोई मामला बनता है, तो उस वक्त सऊदी अरेबिया का उस पे क्या स्टांस होगा। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब की जानिब से आए और एतराज बड़ा दिलचस्प है सर। जाती रंजिश की बिना पर रजिस्ट्रार साहब कह रहे हैं कि ये जाती रंजिश की बिना पर दरख्वास्त दायर की गई और फिर ये एतराज लगाकर उन्होंने वापस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार अकील साहब ये जरूर समझाइएगा, क्या वो ये जजमेंट एक्सरसाइज किस तरह से कर सकते हैं? उनको तो टेक्निकल ग्राउंड्स पर नहीं एक दरख्वास्त को ये चीज देखना होता है कि ये एंटरटेन हो सकती है, ये आगे समाअत के लिए मुकर्रर हो सकती है कि नहीं? देखिए आपने दुरुस्त कहा और मैं बिल्कुल अगर यही वजह है, बिकॉज मैंने तो उसकी वजह नहीं देखी अभी तक कि क्या उन्होंने एतराज लगाया है। जाती रंजिश सर, ये भी समझाइएगा कि जाती रंजिश कैसे उन्होंने अखज़ की और कैसे फाइंड आउट की नियत? देखिए वो रजिस्ट्रार का ये काम नहीं है जाती रंजिश, वो सिर्फ उसको विद इन जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं और उसके साथ साथ जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के रेलेवेंट आर्टिकल्स हैं उस हवाले से उसको देख सकता है और उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता।
किसी हवाले से कि वो अपनी कोई पर्सनल जजमेंट उस पर रेंडर कर सके। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये एतराज़ होता, जो कि मेरी नज़र में एक्चुअली एतराज़ तो बिल्कुल बन सकता है और एतराज़ हो भी सकता है, क्योंकि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दीज ऑनरेबल जजेस, मैं ये समझते ये कोरम नॉन जुडिस था और ये अप्रोप्रिएट फोरम नहीं था इस चीज़ को वहाँ पे लेके जाने के लिए। इवन अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के साथ या चीफ जस्टिस के साथ अगर कोई ऐसा कोई मामला है, अगर उनके ऑर्डर से इफेक्टेड हैं या रजिस्ट्रार के ऑर्डर है वहाँ के, तो ऐसे कोई इफेक्ट उसमें इफेक्ट आ रहा है, बैरिस्टर साहब, तो लेकिन मुतलका जो चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पे ये मामला रेज करना चाहिए था और वहाँ पे 2 फोरम्स मौजूद हैं, उनमें से फोरम्स पे लेके जाते और वहाँ पे बताते कि जी ये आपके मातहत ही जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि उनके मातहत हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो ये मामला वहाँ पे अपने मुतलका जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है उनके पास लेके जाया जाता। सो यू मीन टू से कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, चूंकि ये आपको लगता है कि वो राइट फोरम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है कि जहां पर एक जज के खिलाफ अगर कार्रवाई भी हो रही है तो वही वो फोरम है कि जो एक जज को जुडिशल वर्क से रोक भी सकता है, सिर्फ वही? जी, मैं यही कह रहा हूँ कि इस तमाम तर मामले के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर तो चलें, जो भी मुतलका हाई कोर्ट है उसका जज अगर रोकता भी है तो उसके ऑर्डर को आप चैलेंज करने के लिए अदालती फैसला, अदालत का रुख तो नहीं इख्तियार करेंगे आप, तो अपने मुतलका चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे अपने मुतलका चीफ जस्टिस के पास जाएंगे। कोई अदालती ऑर्डर तो नहीं दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, उन्होंने तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर दिया है। लेकिन जहांगीर जदून साहब का क्लेम ऑन रिकॉर्ड है, बैरिस्टर अकील साहब, जहांगीर जदून साहब ने कहा कि कमरा अदालत में चीफ जस्टिस साहब ने कहा था वो कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जारी नहीं करेंगे, लेकिन जब वो चेंबर में गए उसके बाद फिर यही देखा गया, जब वो ऑर्डर उन्होंने लिखवाया तो वो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर था। देखिए, मैं ये अगेन मैं समझता हूँ, मैं इस नेटिग्रिटी में नहीं पढ़ूंगा, पर मैं समझता हूँ कि उस इदारे की वकार, उस इदारे की जो एक स्ट्रक्चर है उसको इस तरह नहीं करना चाहिए कि आप अदालतों में ऑर्डर्स को चैलेंज करें। आप मुतलका जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है उनके पास लेके जाते और उनको कहते कि ये अगर इफ दिस इज एक अनलॉफुल ऑर्डर है, एक इलीगल ऑर्डर है, ये नहीं होना चाहिए, या ये कैसे कर दिया है अकॉर्डिंग टू व्हाट प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ या व्हाट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो अपने आप कह रहे हैं कि अपने रिस्पेक्टिव जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनसे ही रुजू करना चाहिए था। बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब, सर ये जजेस की जाती रंजिश क्या होती है? आपके ख्याल में ये एग्जिस्ट भी करती है और क्या आप लोग भी किसी जाती रंजिश का शिकार हैं? देखिए, जाती रंजिश तो फिर उन जज साहब की होनी चाहिए ना, जिन्हें काम से रोक दिया गया, और उन्हें क्यों रोक दिया गया वो सारी दुनिया को पता है। कि आप 26वीं आईनी तरमीम से पहले देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ जजेस है जो इस सिस्टम को कबूल ही नहीं है, सिस्टम को पसंद ही नहीं आ रहा, जिसके घरों तक की सर्वेलेंस की जा रही है, और वो फिर लेटर लिखते हैं, वो लेटर लिखते हैं, अब हाईलाइट करते हैं, उनका कंसर्न चीफ जस्टिस उनको सुनता नहीं है। अल्टीमेटली वो अपने जो है ना सुपीरियर जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट से रब्ता करते हैं, तब भी सुनवाई नहीं होती। तो ये जो जाती रंजिश सामने साफ नजर आ रही है। बात है फिर देखें, आप एक जज को काम से रोक रहे हैं, किस तरह रोक रहे हैं? जुडिशियल साइड पे एक पिटीशन एंटरटेन करके आपने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास कर दिया। इस रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर की कोई नजीर ही नहीं। जहांगीर जदून साहब ने जो ट्रांसक्रिप्ट के लिए लिखा वो क्यों दिया? कि वो कोर्ट में ऐसा कोई अनाउंस ही नहीं हुआ। केस क्या हुआ था? एज ऑब्जेक्शन केस फाइल हुआ कि आया एंटरटेनेबल भी है नहीं है, अभी तो उसका डिसाइड होना था ना। उसने कोई जज साहब को नोटिस हुए ना कोई हुए, और उसकी नजीर ही कोई नहीं मिलती। आपने एक जज साहब को काम करने से रोक दिया। अब जज साहब को काम करने से रोक दिया, जाहिर बात है वो एक अपीलेबल ऑर्डर है, उन्होंने किधर जाना है? उन्होंने उसकी अपील लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगला फोरम सुप्रीम कोर्ट ही है ना, वहां लेके जानी है। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।